नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन पीटी एजुकेशन चैनल। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की इस सीरीज़ में मैं ऋषि मिश्रा हाजिर हूँ आप ही की डिमांड पे बनाए गए इस लेक्चर में, जिसमें हम कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, कमर की पेटी को बांध लीजिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये सेशन। इस सेशन के अंत में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, तो आप में से जितने भी लोग हैं, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जिनको एग्ज़ाम्स की तैयारी जो बेसिकली कर भी रहे हैं और आगे भी उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर करना है, तो ये खास उनके लिए है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और आखिरी के अनाउंसमेंट को भी ध्यान से सुने। हम शुरुआत करते हैं। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यूएसएसआर नाम का ये जहाज़ है, जिसमें से अलग अलग देश, मोल्डोवा, अज़रबैजान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ये सारे अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये 15 देश टोटल टूटे थे, याद रखिएगा। यूएसएसआर से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 थी, जिसमें से 5 तो सेंट्रल एशिया के 5 तान देश, जिनके एंड में तान आता है, वो थे। तो पांचों के नाम ज़रा कोई बच्चा अच्छे से लिख दे कमेंट थ्रेड में, और साथ में उनकी कैपिटल्स भी, तो सबका रिवीजन हो जाएगा। अब ये रहा पूरा का पूरा रशिया। इसमें कुछ बातें बेसिक मैं आपको जैसे समझा देता हूँ। देखिए, ये जो लेक बैकाल है, ये डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड की, याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये वोल्गा जो रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे तैयार हो गए। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ देखिए, जैसे एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। ये तीनों बाल्टिक सी के किनारे हैं, इसलिए इनको बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों देश हैं, ये एक साथ किसी भी विषय पे वोटिंग करते हैं। तो ये एक नहीं है, इनको आप 3 मानिए। अगर आपको इनका वोट चाहिए तो आपको तीनों का चाहिए, एक के वोट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देंगे तीनों एक साथ। बेलारूस यहाँ पे है, मैंने आपको बेलारूस वाले वीडियो में बताया भी है। अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव यहाँ 26 सालों से राज कर रहा है और 1994 से वो लगातार यहाँ अपनी पावर में बना हुआ है। ये यूक्रेन का क्षेत्र है। यूक्रेन का ये मैंने आपको बताया था ना अपने स्टेट्स वाले वीडियो में, जिसमें चोक पॉइंट मैंने बताए थे। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, जिसको रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था। तो एक एक करके देखिए चीज़ें कैसे कनेक्ट होती चली जा रही हैं। ये कैस्पियन सी है, जो विश्व की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, और ये कजाकिस्तान है। ठीक है, रशिया एरिया वाइज विश्व का नंबर 1 सबसे बड़ा देश है। तो अब मुझे कोई बताए कि एरिया वाइज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन कौन से देश हैं और भारत का नंबर इसमें कौन से पे है। ठीक है, एक टॉप से लेकर के बॉटम तक, भारत तक का जो नंबर है, उतने पे कोई एक बार कमेंट थ्रेड में लिख करके मेंशन करा दे, तो स्टैटिक जीके का एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में टोटल 74 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम समय में 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से मैं आपको समझाऊंगा 1991 तक हुए इस यूएसएसआर के कोलैप्स तक की कहानी। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि रशियन रेवोल्यूशन जो था, दरअसल उस समय रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अटैक कर दिया था रशिया पे। वही गलती जो हिटलर ने दोबारा की, नहीं करनी चाहिए थी। रशिया इस वॉर में इन्वॉल्व था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। 1917 आते आते रशिया बुरी तरीके से हार रहा था। रशिया में जार, इनके राजा को जार कहा जाता है, जार निकोलस उस समय राजा थे। पार्लियामेंट थी ड्यूमा, रशियन पार्लियामेंट को, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी। ठीक है, पार्लियामेंट और ज़्यादा पावर की मांग कर रही थी। पार्लियामेंट कह रही थी कि आप मुझे और ज़्यादा शक्तियाँ दीजिए, और जो है यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए जो लोग हैं वो बैठेंगे, और ब्रिटेन की महारानी की तरह आप भी आपस में अपने दरबार में बैठो और आपको एक स्टिपुलेटेड अमाउंट मिलेगी। लेकिन जार निकोलस वो देने के लिए तैयार नहीं था, तो जनता का विद्रोह हो गया। अब आपने सुना होगा व्लादिमीर इलिनियोच लेनिन का नाम। ठीक है, तो ये बेसिकली वो बंदा था जो 1917 की क्रांति का जनक था। हालांकि ये बहुत समय तक राज नहीं कर पाया, इसकी डेथ हो गई और स्टालिन ने राज किया। 1917 की इस घटना के बाद जब ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, तो पूरी दुनिया के जो कैपिटलिस्ट देश थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। अब कैपिटलिस्ट देश में यूएसए है, यूके है। उस समय बड़ी पावर यूके था, यूएसए छोटी पावर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूके का दबदबा था, और फ्रांस थे। ये किस फिलॉसफी पे चलते थे? ये चलते थे फ्री मार्केट इकोनॉमी पे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ पे, लेसेस फेयर होना चाहिए अप्रोच। बिजनेसमैन को कमाने दो जितना कमाना है, वो अपनी कैपिटल से जितना भी अपने मेहनत से कमा सकता है उसको कमाने दो। लेकिन ये जो कम्युनिज्म था, ये तो पूरी की पूरी फिलॉसफी बेस्ड थी कार्ल मार्क्स पे,
कार्ल मार्क्स क्या कहता था कि सोशलाइजेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई भी इतनी ज़्यादा ना एक्यूमुलेट करे कि समाज में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस की सिचुएशन आ जाए। तो अब इन देशों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा रूस से, इसीलिए जर्मनी के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी 1919 में, उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे कि आप अपनी सेना को बड़ा नहीं कर सकते, आप एक लिमिटेड नंबर से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते, आप अपने एयरक्राफ्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, मिलिट्री जो स्पेंडिंग है वो कम करनी है, और बहुत बड़ा एक वॉर जो इंडेमनिटी होती है ना, वो ब्रिटेन ने हासिल की थी। तो जर्मनी की तो हालत ख़राब थी। लेकिन हिटलर ने क्या किया, जब हिटलर आया सत्ता में 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ठीक है, हिटलर का उदय हुआ क्योंकि बहुत ही अच्छा ओरेटर था, उसने कहा मैं आपको इस समस्या से निजात दिलाऊंगा, आगे बढ़ता चला गया, नाजी पार्टी उसकी, ठीक है, और बाद में उसको बहुत से साथ भी मिलते चले गए, तो वो कहानी किसी और दिन। हिटलर ने क्या किया कि उसने एक एक करके जहां पे भी जर्मन जाति के एथनिसिटी के लोग थे ना, वहां पे इन्वेट करना चालू किया, उसको जीतना चालू कर दिया, थर्ड राइच उसने अपना बनाया। लेकिन ब्रिटेन ये सब देखता रहा, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को ये लग रहा था कि हिटलर जो है वो एंटी कम्युनिस्ट है, एंटी कम्युनिस्ट था हिटलर, लेकिन वो प्रो कैपिटलिस्ट नेशंस नहीं था, वो सबको खत्म करना चाहता था, वो यूएस, यूके, फ्रांस सबको खत्म करना चाहता था, वो पूरी दुनिया का मास्टर बनना चाहता था। तो ये चीज ये लोग समझ नहीं सके, इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर आक्रमण करता है रशिया पे, तो पहले तो हिटलर और रशिया के बीच में मैत्री रहती है, लेकिन बाद में हिटलर आक्रमण करता है तो रशिया भी इस युद्ध में कूदता है, यूके पहले से एक तरफ है, फ्रांस एक तरफ है, और यूएस भी इन्हीं की तरफ आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो ये अलाइड पावर्स बन जाते हैं, और एक टेम्पररी 6 सालों के लिए 1939 से 45 तक एक अलायंस बन जाता है रशिया का यूएस, यूके, इन सब के साथ, क्योंकि उस समय हिटलर एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कोल्ड वॉर 1917 से ही एक तरह से चालू हो चुकी थी, ये कई एक्सपर्ट्स मानते हैं। हालांकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से इसकी शुरुआत होती है ऑफिशियल। तो कोल्ड वॉर बेसिकली क्या थी, देखिए यहां पे कोई भी कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। 1945 में अमेरिका ने अपना परमाणु बम बना लिया, हिरोशिमा और नागासाकी पे उसको गिरा दिया। 1949 आते आते यूएसएसआर ने भी परमाणु बम बना लिया। तो अब दोनों देश एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं, और इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि आपने अगर हमें मारा तो हम भी आपको मार देंगे और पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तो इस वजह से कोई अटैक तो नहीं हुआ, प्रीएम्प्टिव अटैक मतलब अचानक से अटैक कर देना कन्वेंशनल वॉर में। देखिए कन्वेंशनल वॉर होती तो उसकी बात दूसरी थी, न्यूक्लियर वॉर में क्या होगा, पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब ये जो कोल्ड वॉर थी, इसमें बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, प्रोपोगेंडा चलाए गए, यूएस कम्युनिज्म के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाए, और जो कम्युनिज्म वाली सरकार यानी कि यूएसएसआर था वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाए। इन्होंने अपने गुप्तचर बिठा दिए पूरे के पूरे यूरोप में, केजीबी जो रशियन की आपकी खुफिया एजेंसी है, तो केजीबी के गुप्तचर थे। तो खुफिया एजेंसी से याद आया, कोई मुझे इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम बताए, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और भारत और पाकिस्तान का भी बताइए फुल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो केजीबी का भी फुल फॉर्म आप बता सकते हैं तो बताइए। और व्लादिमीर जो पुतिन है ना, ये केजीबी के ही एजेंट थे, याद रखिएगा। तो ये लड़ाई एस्पियोनेज यानी कि गुप्तचरी की थी। स्पेस रेस थी। अब स्पेस रेस कैसे थी और क्या क्या इवेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी में सुप्रीम कौन होगा, इस चीज की थी, इस पे आगे चर्चा करते हैं। तो ये शुरुआत होती है बर्लिन के ब्लॉकेड से। देखिए हुआ क्या कि जब रशिया के ऊपर आक्रमण किया था जर्मनी ने, तो जर्मनी यहां से घुसते 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 आगे चला गया, ठीक। रशिया की जब रेड आर्मी आई और उधर से उसने पुश बैक करना चालू किया, तो ये जर्मनी तक आ गई थी, बर्लिन तक। बर्लिन में, बर्लिन सिटी का जो मेन एरिया था, वहां पे हिटलर नीचे बंकर में छुपा हुआ था और वहां से उसकी सरकार चल रही थी। जब रशिया की आर्मी केवल 1 दिन की दूरी पे रह गई, ये हुआ कि अगले दिन वो पहुंच जाएंगे, हिटलर को मार देंगे, तो हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब रशिया ने जर्मनी पे पूरा का पूरा कब्जा किया, क्योंकि रशिया ने आकर के यूरोप को बचाया था, ये बात तो सत्य है। अब इतना बड़ा अगर आप जर्मनी मान लो, तो ये ईस्ट का हिस्सा यूएसएसआर के नेतृत्व में चला गया, और ये वेस्ट का जो हिस्सा है ये अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप के साथ चला गया। तो पूरा का पूरा जो यूरोप था वो वेस्ट और ईस्ट यूरोपियन नेशंस में बट गया। ईस्ट वाले जितने भी थे यूएसएसआर की तरफ चले गए, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे वो आपका हंगरी हो, ये जितने भी देश थे, ठीक है। इसके बाद चाइनीज सिविल वॉर मैंने आपको बताया था, चियान काई शेक की इसमें हार हुई थी, वो ताइवान चले गए थे और वो नेशनलिस्ट थे, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि कम्युनिस्ट एक बड़े देश में आ गए।
कोरियन वॉर में मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर का सपोर्ट था और कम्युनिज्म यहाँ पे भी आ गया। तो ये सारे अलग अलग बैटल ग्राउंड्स थे जो चल रहे थे अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। डायरेक्टली ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली दिमाग इन्हीं का चल रहा था। ये एक तरह का ग्रेट गेम था जो आप और हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है वो खेल रहा था। फिर एक सुवेज क्राइसिस हुई। सुवेज क्राइसिस पे अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस पूरी क्राइसिस को। सुवेज क्राइसिस में क्या हुआ कि फ्रांस और यूके ने अटैक कर दिया इजिप्ट पे, ठीक है। तो अमेरिका ने इनको डांटा कि ऐसा है भाई, अगर तुमने इजिप्ट पे अटैक किया है तो इजिप्ट आज के समय में इस्लामिक देशों का राजा बना हुआ है, लीडर बना हुआ है। तो जितने इस्लामिक देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान इराक हो, ये सारे हमसे नाराज हो जाएंगे। तब ईरान भी अमेरिका का दोस्त था। ईरान और अमेरिका में 1979 में ईरानियन क्रांति होने तक दोस्ती थी। तो अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ये सारे के सारे देश हमसे नाराज हो जाएं, हमें तेल देना बंद कर दें, क्योंकि तेल की आवश्यकता तो तब बहुत थी और आज भी है, और यूएसएसआर के साथ चले जाएं। यूएसएसआर ने भी धमकाया कि अगर ये लोग सुवेज क्राइसिस में फ्रांस और ब्रिटेन पीछे नहीं हटे तो मैं अटैक करूंगा। फिर एक बर्लिन क्राइसिस हुई थी, यूएसएसआर ने दोबारा इसके ब्लॉकेट की कोशिश की, और आखिरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी, इस पे अभी हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। पहले आप ये देखिए कि यूएसएसआर ने चेकोस्लोवाकिया का इन्वेजन किया। चेकोस्लोवाकिया ईस्टर्न यूरोपियन नेशन है। यहाँ पे यूएसएसआर गया इस उस पे कि यहाँ पे ये हमारे क्षेत्र में आता है और यहाँ पे जो कम्युनिज्म है हम उसको दोबारा से जिंदा करेंगे। अब यूएसएसआर का मेन काम क्या था, जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करो, पैसा दो, हथियार दो, वो अनरेस्ट क्रिएट करें और दुनिया को कम्युनिज्म से रेड आर्मी की तरह गढ़ दो, ठीक है। अमेरिका का क्या था कि इस चीज से बचाओ। यूएसएसआर में जो प्रेग स्प्रिंग लिबरलाइजेशन प्रोग्राम था, इसको पूरी तरीके से क्रश किया रशिया की आर्मी ने, और वियतनाम वॉर में घुस गया अमेरिका। वियतनाम की स्टोरी सुनिए, ये नॉर्थ वियतनाम है, ये साउथ वियतनाम है। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिज्म है, ठीक है। वियतनाम आज भी एक कम्युनिस्ट देश है, याद रखिएगा। यहाँ पे हो चिन मिन, ये इंपॉर्टेंट इनके प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पूरा का पूरा काम बदला, यहाँ वियतनाम को डेवलप किया। तो साउथ से घुसा हुआ था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का काम क्या था, पूरे वियतनाम को खाली करा दो, यहाँ पे डेमोक्रेसी ले आओ। और नॉर्थ में बैठा हुआ था रशिया जो कि सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका यहाँ पे 20 साल तक रहा, उसके हजारों सैनिक यहाँ पे गए, मारे गए, लेकिन अमेरिका जीत नहीं सका। फिर वहां पे लोगों का परसेप्शन बदला। वियतनाम वॉर के ऊपर एक प्रेसिडेंट आए जिन्होंने कहा कि हम अपने ट्रूप्स को कम करेंगे, वहां से लेकर के आएंगे, और वो चुनाव जीते। बाद में वियतनाम से अमेरिका की विदाई हुई, बहुत ही ज्यादा खराब विदाई। 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में है, आज तक तालिबान को खत्म नहीं कर पाया, ठीक है। 20 साल तक ये रहा वियतनाम में, लेकिन जीत नहीं पाया। नॉर्थ और साउथ वियतनाम का यूनिफिकेशन हो गया, अमेरिका को भी उसे मान्यता देनी पड़ी, और आज वियतनाम देख लीजिए, चाइना से 200 फैक्ट्रीज अगर निकल रही हैं ना, तो 100 तो वियतनाम ही जा रही हैं। तो इतने आगे वियतनाम निकल चुका है, कितना छोटा सा देश है, और चाइना से सीधी टक्कर ले रहा है वियतनाम, ये बात भी याद रखिएगा। अब ये खबर पढ़िए, ये 23 अक्टूबर 1962 की खबर है। आपको जॉन एफ कैनेडी दिख जाएंगे, इनकी हत्या हुई थी, अपनी कार में ये रैली कर रहे थे, और किसने मारा, क्यों मारा, आज तक समझ में नहीं आया था। इन्होंने क्या, देखिए ये खबर क्या है कि यूएस ने आर्म ब्लॉकेड लगा दिया है क्यूबा के ऊपर। क्यूबा के बारे में समझिए, आप मान लीजिए ये है यूएस, यहाँ पे छोटा सा देश है क्यूबा, एक आइलैंड नेशन है। क्यूबा में हो गई थी कम्युनिस्ट क्रांति। यूएस के इतने पास में होने के बाद भी यहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं आया, कम्युनिज्म आया। तो यूएस इस बात से बहुत डरता था, क्योंकि देखिए डर तो अंततः सबको लगता है, कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो डर तो है। तो एक छोटे से आइलैंड से यूएस बहुत डरता था। यहाँ पे कास्त्रो परिवार काफी सालों से राज कर रहा है, अभी फिलहाल वो हटे हैं यहाँ पे सत्ता से। तो खबर आई कि रशिया ने, यूएसएसआर ने तब के यहाँ पे अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी हैं, और यहाँ से वो सीधे अटैक कर सकता है। अब जो आप अमेरिका को देखोगे ना, तो अमेरिका का जो नीचे वाला क्षेत्र है, जिसमें ये आपका अमेरिका में यहाँ एक छोटी सी टिप है, ठीक है। ये इस मैप में आप समझने की कोशिश कीजिए, ये यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है ये, और यहाँ पे क्यूबा है। ये यहाँ पे अमेरिका का बहुत फेमस मायामी बीच है, ठीक है, बहुत ही फेमस एरिया है। तो ये तो एकदम पास में है, क्यूबा यहाँ से सीधे उड़ा सकता था। तो अमेरिका को डर बहुत लग गया, और इससे क्या हुआ, टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई थी यूएसएसआर और यूएसए में। और इन दोनों को समझ में आया कि अगर ऐसे ही टेंशन चलती रही तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए 1962 के बाद पहली न्यूक्लियर ट्रीटी आई पीटीबीटी के नाम से। इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, और इसमें कौन कौन सी जगहों पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को करना प्रतिबंध जिस पे लगा एक्सपेरिमेंट्स पे, ये भी आप मुझे बताइए। पीटीबीटी पहली बार साइन की गई थी क्योंकि डर लग गया था कि कहीं दुनिया तबाह ना हो जाए। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक खबर दिखेगी, चाइना ने भी नया फ्रंट ओपन कर दिया है भारत के खिलाफ। तो 1962 के अक्टूबर का ये वही समय है जब भारत चाइना के बीच में भी लड़ाई चल रही थी। तो आप इतिहास को कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था अमेरिका का, तो उस समय भारत और चाइना की भी लड़ाई चल रही थी।
अब 1962 के बाद से 1979 तक कोई मेजर घटना नहीं होगी, ठीक है। ये समय थोड़ा सा आप स्टेलमेट का मान सकते हो, गतिरोध का मान सकते हो। 1970 आते आते एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के लिए यूएस और यूएसएसआर में दोस्ती हुई। हालांकि सोवियत यूनियन को काउंटर वेट करने के लिए, क्योंकि देखिए चाइना और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हो चुकी थी, तो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति चाइना की यात्रा पे गए जिसमें पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट कराया पर्दे के पीछे से दोस्ती कराने में 1970s में, ये आप मुझे बताएंगे। 1971 में चाइना और अमेरिका के बीच के संबंध स्थापित हो गए थे, ठीक है। और पीआरसी को यूएन में P5 में स्थान मिल गया, जो अभी तक आरओसी के पास था, यानी कि ताइवान के पास था। तो P5 के भी 5 देशों के नाम बता दीजिए। 1979 में जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर घुसा कि मुझे यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार को बचाना है, तो ये जो डिटेंटे की पॉलिसी थी ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। अब अमेरिका ने देखी, अमेरिका ये बात समझ गया था कि अफगानिस्तान में जा करके वहाँ के तालिबानी लड़ाकों से जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान की टोपोग्राफी ऐसी है। और याद रखिएगा, ब्रिटेन यहाँ पे जीत नहीं पाया था कभी भी। तो ब्रिटेन जैसा बड़ा अंपायर जिसके यहाँ सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के 25% हिस्से पे जिसका राज था, वो भी अफगानिस्तान से नहीं जीत सका था। तो अमेरिका को ये लगा कि मैं इसे अफगानिस्तान में यूएसएसआर को फंसा सकता हूं और ये पूरी की पूरी जो चली आ रही कोल्ड वॉर है इसका अंत कर सकता हूं। देखिए अमेरिका के भी जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उनको यही लग रहा था कि हमें ये खत्म करना पड़ेगा, वरना कितनी आर्म्स रेस होगी, कितना हम लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, कितना स्पेस पे बात करेंगे। स्पेस में आपको बता दूं कि स्पुतनिक, ये जो आज कोरोना वायरस की वैक्सीन बताई है ना पुतिन ने, स्पुतनिक 5, तो स्पुतनिक पहला सैटेलाइट था जो रशिया ने भेजा। रशिया ने ही लाइका नाम की उस पहली लिविंग एनिमल को भेजा था जो कि गई थी रशियन सैटेलाइट पे, और यूरी गारगेरिन, ठीक है, ये सबसे पहले कॉस्मोनॉट थे। रशिया वाले इसको कॉस्मोनॉट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते हैं, अमेरिका वाले एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। इतनी लड़ाई है कि नाम में भी आपस में दोनों का कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट को समझिएगा। फिर अमेरिका ने कहा था कि मैं 10 साल के अंदर चांद पे उतार करके दिखाऊंगा इंसान को, और 1969 में अपोलो से 2 यात्री उतरे, उन दोनों के नाम आपको बताने हैं। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड बनाने के लिए रशिया की, अमेरिका ने क्या किया, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स बढ़ाए, मिलिट्री प्रेशर्स बढ़ाए और इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ाए। अब देखिए सोवियत यूनियन के भी हाल बहुत अच्छे नहीं थे, छोटी मोटी दबी भाषा में तो बहुत से देश थे जो अलग होना चाहते थे। उसी समय करेला और नींद चढ़े वाला हाल हुआ कि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गया, और पहले से सोवियत यूनियन वहां पे फंसा हुआ था अफगानिस्तान में। अब सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर यदि अफगानिस्तान में सारे तालिबानी लड़ाकों को हरा करके वहां पे अपनी सरकार ना स्थापित कर ले, तब तक वो ये नहीं कह सकती कि हम यहाँ पे जीते हैं। इतना तो उनको करना था। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, एक मूवी है अगर आपको देखनी है, चार्ली विल्सन्स वॉर, ठीक है। इसमें टॉम हैंक्स हैं मेन चार्ली विल्सन के रोल में। ये यूएस सेनेट के एक सदस्य थे। इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे यूएस ने पाकिस्तान की मदद ली। पाकिस्तान की जो आर्मी थी ये तालिबानी मुजाहिदीनों को, जो तालिबान बाद में जिससे निकल करके आया, बेसिकली तब ये तालिबान नहीं था, ये अफगानिस्तान की अलग अलग जातियों में जो लड़ाके थे जो बेसिकली लड़ना चाहते थे यूएसएसआर से। क्यों लड़ना चाहते थे? क्योंकि यूएसएसआर की सेना उनके यहाँ घुसी थी, उनके परिवार को मार रही थी। यूएसएसआर के यहाँ से चॉपर आते थे, बम्बार्डिंग करके चले जाते थे। तो पाकिस्तान की आर्मी ने जिहाद और धर्म के नाम पे भड़काने का काम किया, ठीक है। उन्होंने भड़काया कि देखिए यूएसएसआर जो है ये आपके धर्म के ऊपर लड़ रहा है। तो तालिबान के जो बेसिकली बाद में तालिबानी लड़ाके बने, तो उन लड़ाकों ने तब पाकिस्तान की आर्मी से ट्रेनिंग ली। इधर से अब यूएसएसआर अपने ट्रूप्स भेजे, नीचे से वो लोग रॉकेट लॉन्चर मार दें। तो अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे पंप किए। इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे अमेरिका ने हर साल उसका बजट बढ़ता चला गया अमेरिका का पाकिस्तान को मदद देने में। और पाकिस्तान जो पैसे बच रहे थे उसको 1980s में पंजाब की समस्या में जो भारत में पैदा हुई, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है, याद रखिएगा। पंजाब में जो एक्सट्रीमिज्म चालू हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा अमृतसर में सेना भेजनी पड़ी, गोल्डन टेम्पल जानी पड़ी, ठीक है, भिंडरा वाले को मारना पड़ा, तो वो यहीं से पैसा आ रहा था, वो कहीं और से पैसा नहीं आ रहा था। उनके पास से ऐसा नहीं है वर्षा होने लगी थी धन की, वो यहीं से पैसा आ रहा था। 1990s आते आते 1991 तक तो सोवियत रूस का पतन नहीं हुआ था। तो अफगानिस्तान में 1990 में जो आपको कश्मीर में देखने को मिलती है मिलिटेंसी, जिसमें कश्मीरी पंडितों को वहाँ से आना पड़ता है भाग करके, तो वो भी इसी का नतीजा था। अब मिखाइल गोर्बाचेव नाम का एक लिबरल आदमी बनता है रूस का राष्ट्रपति। ये 2 व्यवस्थाएं लेकर के आता है। पहला तो ये लेके आता है कि हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे इकोनॉमी का, पेट्रोइसिका के नाम से, ये रशियन टर्म्स हैं। और दूसरा है ग्लासनोस्ट, कि हम ओपेननेस लाएंगे अपने यहाँ, हम डेमोक्रेसी लाएंगे, सबसे बड़ी बात है।
अब कोई भी ऑटोक्रेटिक देश जहां पे एक सत्ता सुप्रीम है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, अगर वो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेगा ना तो जनता टूट पड़ेगी। जनता को, क्योंकि जनता जो है आज बंदूक की नोक पे आपसे डर रही है, बंधी हुई है, घरों के अंदर कैद है, लेकिन जब आप वहां पे थोड़ा सा भी उनको अधिकार दोगे ना वो टूट पड़ेंगे, क्योंकि वो उसके लिए बहुत दिनों से परेशान है। गोरबाचेव ने क्या किया कि जब ईस्टर्न यूरोपियन नेशन में, जहां पे रोमानिया से ये शुरुआत हुई थी, वहां पे क्रांतियां आने लगी, लोग अलग होने की मांग करने लगे, अपनी अपनी एथनिसिटी, अपनी अपनी नेशनैलिटी को लेकर के लोगों में एक अवेयरनेस जागी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वॉर्सो पैक्ट साइन किए हुए जितने भी देश थे उनके ऊपर सोवियत ट्रूप्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अगर उस समय गोरबाचेव ने कहा होता कि सोवियत ट्रूप्स ले जाओ, सबको मार दो, तो इतिहास का बहुत बड़ा नरसंहार का एक चैप्टर आपको देखने को मिलता। गोरबाचेव 1989 में चाइना की यात्रा पे गए थे और ये चाइना के साथ संबंध सुधारना चाहते थे। उस समय चाइना के प्रीमियर थे डेन शियाओपिंग, नाम याद रखिएगा डेन शियाओपिंग का। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके साथ हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी नहीं देंगे। चाइना बहुत पहले से इस चीज को लेकर के एकदम कटिबद्ध था कि डेमोक्रेसी तो मैं नहीं लाने दूंगा। और इनके जानने के समय ही टियानमेन स्क्वायर का वो पूरा का पूरा आंदोलन था जो चल रहा था, और जैसे ही ये वापस गए, चाइना ने इनके ऊपर, जो बच्चे यहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, टैंक्स चलवा दिए और मार डाला और इतना बड़ा नरसंहार किया। तो आप सोचिए कि अगर गोरबाचेव की भी फिलॉसफी डेन शियाओपिंग वाली होती तो क्या वो सोवियत ट्रूप को यहाँ जाने से रोकता? बिल्कुल भी ना रोकता, और अमेरिका कुछ ना कर पाता। रशिया की जो मिलिट्री पावर है वो अमेरिका के अगर बराबर भी नहीं है तो अमेरिका से कम भी नहीं है। आप ये समझिए, अमेरिका से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, दोनों लगभग बराबर हैं और दोनों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स तो रशिया के पास ज्यादा हैं अमेरिका से, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की थी, धीमे धीमे अपना कंट्रोल खोती चली गई, क्योंकि एक के बाद एक देशों में लहर आ गई। अब जब जनता जाग उठी तो सिंहासन खाली करो। आपने दिनकर साहब की कविता तो सुनी ही है। इंदिरा गांधी हो, कोई भी तानाशाह हो, कोई कितनी भी बड़ी पावर हो, जनता जाग उठेगी तो कोई नहीं बचेगा। अब एक कू की कोशिश होती है सेना के द्वारा कि ऐसा करते हैं गोरबाचेव को हटा देते हैं सत्ता से, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। आखिरी में 1991 आते आते यूएसएसआर का फॉर्मल डिसोल्यूशन हो जाता है और मंगोलिया में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, कंबोडिया में थी और साउथ यमन में थी, वो खत्म हो जाती है। अब यमन जो आप देखते हो ना आज का, सऊदी अरब के नीचे, जिसकी कैपिटल है सना, हूती रिबेलियंस है वहां पे, तो ये पहले दो हिस्सों में डिवाइडेड था। तो जो साउथ वाला हिस्सा था ना, ये एक अलग देश था, जो कि फिर इसका यूनिफिकेशन हो गया और अमेरिका सुप्रीम पावर बन गया। इसी समय खाड़ी में पहला युद्ध होता है। आपको पता है कुवैत के ऊपर इराक हमला कर देता है। आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी है तो सेम कहानी है। फिर अमेरिका उसमें चौधरी बन के आता है और इराक, जो कि सद्दाम हुसैन के अंदर का था, उसको पूरी तरीके से हराता है और वहां से वापस भेजता है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि अब यूएस ही है जिसकी पूरी दुनिया में मिलिट्री प्रेजेंस है, यूएस ही है जो दुनिया का चौधरी है। और पैन अमेरिकाना जिसे आप कहते हो, पैन अमेरिकाना का मतलब क्या है, कोई मुझे समझाएगा? तो पैन अमेरिकाना को पूरा विश्व स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसी समय चाइना ये सब बहुत ध्यान से देख रहा होता है। चाइना भी एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट देश है, वो देख रहा होता है कि क्या हुआ यूएसएसआर का। और याद रखिएगा, चाइनीज जो है उन्होंने कभी माना ही नहीं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई। उनका तो मानना है कि ये जारी है, बस अभी इसका स्वरूप बदला हुआ है। चाइना का सिंपल सी फिलॉसफी थी, डेन शॉपिंग कह के गए थे, पहले खुद को मजबूत करो, अपनी चादर को लंबा करो, तब अपने पैरों को फैलाओ। रशिया ने क्या गलती की? इकोनॉमी उसकी मजबूत नहीं थी अमेरिका के जितनी, वो पूरी दुनिया से कटा हुआ था, ग्लोबलाइजेशन में शामिल नहीं था। जब लिबरलाइजेशन करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ठीक, चाइना ने यही काम देखा। चाइना WTO में शामिल हुआ। चाइना आज दुनिया की सप्लाई चेन है। चाइना से कोई कंपनी हटना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ के जितना सस्ता लेबर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहीं नहीं मिलेगी। और आज चाइना की जब चादर लंबी है तब वो अपने पाँव फैला रहा है, जिससे पूरी दुनिया को दिक्कत हो रही है। तो चाइना ने गेम तो देखिए अच्छा खेला है, खुद को मजबूत किया है। इसीलिए अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो पहले स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा। इकोनॉमी में 10% की ग्रोथ चाहिए, जल्दी से जल्दी 5 ट्रिलियन का सपना पूरा कीजिए, वरना नुकसान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिकेड हम खो देंगे। तो चलिए अब कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर पे वापस लौटते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक और सोशल टेंशन आज आप देखते हो ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जैसे कि आप बहुत से सिविल वॉर देख रहे हो, एथनिक कन्फ्लिक्ट देख रहे हो, आप आतंकवाद देख लो, टेररिज्म की जो ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है, जो 9/11 का अटैक हुआ अमेरिका पे, वो क्यों हुआ? अमेरिका ने 1991 तक खूब पैसे पंप किए, हथियार दिए, सब कुछ दिया। अब अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका था जो अमेरिका के पैसे पे जिंदा था, हथियारों पे जिंदा था। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, ना कोई नौकरी पाते थे, सरकार ही नहीं थी तो नौकरी क्या करेंगे।
अब पैसे आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का पूरा जो रोल था कि हमें यूएसएसआर को ख़त्म करना है, वो तो ख़त्म हो गया, उनका एम ही ख़त्म हो गया। तो अमेरिका ने, देखिए वेस्टर्न देश जो हैं वो वॉर के लिए पैसा देंगे, उनका काम है कि यूएसएसआर को हरा दो, हम सुप्रीम पावर बन गए। वो यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल सेवाएं, इनके लिए थोड़ी ना पैसा देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, उनका काम पूरा हुआ, वो चलते बने। तो ओसामा बिन लादेन जो है ना, बेसिकली अफगानिस्तान में ही जाकर के इसको पूरा का पूरा प्रेशर मिला था और ये वहीं पे जाके छुपा था। इसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी, ओसामा को क्रिएट करने वाला अमेरिका ही था, इसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि अमेरिका ने हमारा फ़ायदा उठाया, और जिसका अटैक आपको 10 साल के बाद देखने को मिलेगा 2001 में 9/11। ठीक है, तो आतंकवाद जो है वो बेसिकली निकल करके यहीं से आया है। यूगोस्लाविया आपने देखा 7 अलग अलग देशों में, 6 से 7 देशों में ये डिवाइड हुआ, तो ये भी एक समस्या थी जो कि यूएसएसआर के समय से चली आ रही थी। आज भी जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो धीमे धीमे आप देखते जाइए ना पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट आ रहे हैं, चाइना हो, रशिया हो, क्या कर रहे हैं। हंगरी में देखिए विक्टर एर्दोगान ने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें देख करके आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर तो जारी है, और अब चाइना तो सामने आ ही चुका है। ठीक है, चाइना के साथ तो अमेरिका की अब एक बड़ी लड़ाई है जिसमें विश्व को 2 गुटों में पूरी तरीके से बंटना पड़ेगा। और जैसे भारत ने नैम उस समय अपनाया था कि हम तो भैया नॉन अलाइंड रहेंगे, तो अब भारत नॉन अलाइंड नहीं रह सकता, क्योंकि भारत चाइना की तरह नहीं बन सकता। और भारत के अमेरिका से इतने अच्छे संबंध हो चुके हैं कि भारत को अमेरिका के सैटेलाइट स्टेट के रूप में आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो हमें स्वीकारेगा ही नहीं, हमारे उनके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, 3488 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है जो कि डिस्प्यूटेड है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अमेरिका के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे, और यकीनन हमें अमेरिका के सैटेलाइट स्टेट के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो भी होगा, इतिहास तो आपने देख लिया, भविष्य जो भी होगा मैं उस पर अपडेट देता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और मेरी जो नई घोषणा है उसको सुन लीजिए। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू स्टार्ट विद सम ऑफ द करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक टॉपिक। ठीक है, आप सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स है, प्रीलिम का, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, और यूपीपीसीएस में भी अच्छी खासी संख्याओं में बच्चे बैठते हैं। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो मैं विश्व की आपकी मैपिंग कराऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी की भी मैपिंग, मेजर डेजर्ट्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी हो गई, जो जो आप सजेस्ट करते जाओगे मैं मैपिंग कराता चला जाऊंगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और जो चीज़ें आप भूल गए हो वो दोबारा से ब्रशअप हो जाएं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ मेन्स टॉपिक। ओके, वो प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, और पूछेगा भी तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो आपके करंट में तैयार हो जाएंगे। करंट अफेयर तो आखिरी में सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो फ़ायदा आपका इस समय मैपिंग में और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ चलेगी एग्जाम्स ख़त्म होने के बाद, और बीच बीच में भी हो सकता है मैं 1-2 वीडियो इस पर ले आऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल की प्लानिंग यही है कि हम लोग ऐसा करेंगे। और टीम का तो पूरा साथी है इसमें। आप लोग अपना जो भी कमेंट है वो ज़रूर दीजिए, बताइए कि क्या ऐसा करना सही है कि नहीं सही है, और आपके कोई सजेशंस हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। मैं तो कहता ही हूँ यार कि जितने कमेंट कर सकते हो करो, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनमें इनरोल कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए, आपको यकीनन इनसे लाभ होगा। हम फिर मिलते हैं अपनी नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।